हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका भोलाज गुरुकुल पे। और आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण श्वसन प्रणाली कि मानव के शरीर में जो श्वसन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के लिए पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसीजर हम देखने वाले हैं कैसे होता है। ध्यान से समझिएगा, यदि आपने एक बार इसको समझ लिया तो आप आगे जो परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं, हृदय से संबंधित जो तंत्र पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको बहुत बखूबी से समझ में आएगा। देखिए कैसे होती है ये प्रणाली, समझिएगा। यदि हम बात करें कि जो लंग्स होते हैं, ये है लंग्स, समझिएगा, ठीक है। और लंग्स से वायु अंदर प्रवेश करती है, लंग्स में प्रवेश कर रही है ये वायु अंदर, चलिए, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, यहाँ पर प्रक्रिया होती है हमारी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। यहाँ तक डन है आपके, ठीक है। ब्रीदिंग की प्रक्रिया होती है, ये है हमारे फुफ्फुस, ठीक है। और फुफ्फुस से जब वायु ऑक्सीजन प्रवेश करती है, कहाँ पर प्रवेश करती है, तो ये हृदय में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, ये तंत्र जो ये सर्कुलेशन में पढ़ा रहा हूँ, ये डिटेल से मैं आपको परिसंचरण तंत्र में पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेके रक्त हृदय में प्रवेश करता है, फिर हृदय से एक धमनी, महाधमनी निकलती है और ये वापस यहाँ पर कहाँ तक, कोशिकाओं तक रक्त पहुँचाती है, ठीक है। कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाती है। कौन सा रक्त पहुंचाती है, तो ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, रक्त पहुंचाती है। यहाँ से कोशिकाओं में CO2 वाला जो रक्त होता है कोशिकाओं से फिर कहाँ पहुंचता है, हृदय में, और हृदय से वापस कहाँ पहुंचता है, फुफ्फुसों में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो रक्त में उपस्थित CO2 जो होती है वो वापस कहाँ निकल जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है। यहाँ तक आपको समझना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये CO2 वाला रक्त वापस फुफ्फुस में आता है और फुफ्फुस से वापस कौन सी क्रिया के द्वारा, उच्च श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये वायु प्रवेश करी है, CO2, देखिए ये प्रक्रिया सेम होती है। ये हृदय में ऊपर आलिंद है और नीचे निलय है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ से प्रवेश करी और यहाँ पर कपाट उपस्थित होते हैं, यहाँ से यहाँ पर, इस प्रकार से ये एक दिशा में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया में आपको परिसंचरण तंत्र में एक पूरा अलग से वीडियो बनेगा इसी पर, मैं वहां समझाने वाला हूँ। अब संपूर्ण श्वसन प्रणाली में क्या क्या होता है, तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो मुख्य जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार का श्वसन होता है। कौन कौन सा श्वसन होता है, एक श्वसन होता है बाह्य श्वसन। कौन सा श्वसन, बाह्य श्वसन। और एक श्वसन की जो प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। ध्यान से समझिएगा, इस आंतरिक श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, सेल्युलर रेस्पिरेशन, है ना। अब देखिए बाह्य श्वसन की जो प्रक्रिया है उसका और नाम क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, इसको संवातन भी कहते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन, फुफ्फुसीय संवातन भी कहते हैं, इसी को हम श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। तो अभी ये जो प्रक्रिया है मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसमें क्या क्या है, तो एक तो बाह्य श्वसन डिटेल से समझने वाले हैं, एक कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन हम डिटेल से समझने वाले हैं। इसको आगे चलिए इंग्लिश भी लिख देता हूँ ताकि आपको डिटेल से समझ में आ जाए। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं इंग्लिश में, और संवातन को अपन क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन कहते हैं हम, वेंटिलेशन, और श्वासोच्छ्वास को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, डन। चलिए, और कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन की हम बात करें तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सेल्युलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं मुख्य रूप से इस पूरी प्रणाली में होती है, एक एक करके सारी प्रक्रिया समझते हैं। देखिए जो बाह्य श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो बाह्य श्वसन की प्रक्रिया कितने भागों में बटी होती है, दो भागों में बटी होती है। इसे हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, इसे अंतःश्वसन या हम क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, डन। और यहाँ पर एक प्रक्रिया जो होती है फुफ्फुस से वायु का बाहर निकलने की, उसे हम क्या कहते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं। ये दोनों ही जो प्रक्रियाएं होती है, ये किसका भाग है, बाह्य श्वसन का भाग है। चलिए यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर बीच में इन दोनों के मध्यस्थता में एक प्रक्रिया हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहेंगे गैसीय विनिमय, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, गैसीय विनिमय। देखिएगा ध्यान से, इन दोनों ही
प्रक्रियाओं की मध्यस्थता ये प्रक्रिया करती है। चलिए, तो बाह्य श्वसन की प्रक्रिया में होता क्या है, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको डिटेल से कि यहाँ पर होता क्या है। जो लंग्स होते हैं वो लंग्स बिल्कुल उसमें जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है आयतन, क्योंकि यहाँ पर जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है या चपटा हो जाता है। यहाँ तक डन है ना हमने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या होता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायफ्राम सीधा या चपटा हो जाता है। यहाँ पर जो फुफ्फुसों में जो आयतन है वो बढ़ जाता है और दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर और क्या क्या होता है, तो यहाँ पर जो डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियां होती है, फ्रेनिक पेशियां, और जो पसलियों से संबंधित पेशियां होती है जिसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स या अंतरापरसुक पेशियां कहते हैं, वो क्या हो जाती है, वो संकुचित हो जाती है, उनका क्या होता है, संकुचन होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने के कारण वायु कहाँ प्रवेश करती है, अंदर की ओर प्रवेश करती है, और अंदर की ओर प्रवेश करके ये क्या ले आती है, ऑक्सीजन। अब देखिए इसको साथ के साथ यहाँ पर समझते हैं। जैसे ही फुफ्फुस में वायु प्रवेश करे, उसके अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहाँ पर वायु कुपिका है ना, मैंने आपको डिटेल से समझाया था, वायु कुपिका के माध्यम से, क्योंकि यहाँ गैसीय विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, गैसीय विनिमय की प्रक्रिया, गैसीय विनिमय की प्रक्रिया एक तो कहाँ होती है, एक होती है वायु कुपिकाओं, कहाँ पर, वायु कुपिकाओं व कहाँ पर, रक्त केशिकाओं के मध्य, ठीक है, रक्त केशिकाओं के मध्य एक तो गैसीय विनिमय होता है, ध्यान से समझिएगा। और एक जो गैसीय विनिमय होता है वो कहाँ होता है, तो जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है, अंगों में, ठीक है। तो अंगों की जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं या अंगों के चारों तरफ जो खून की पतली पतली नलिकाएं होती है, जिन्हें रक्त केशिकाएं कहते हैं, रक्त केशिकाओं के मध्य ये विनिमय होता है। अब देखिए ये फर्स्ट वाला विनिमय यहाँ होता है जब ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, तो यहाँ पर ये जो वायु कुपिका होती है, ये वायु कुपिका, और वायु कुपिका के चारों ओर ये है रक्त केशिका, और रक्त केशिका में ये ऑक्सीजन है, यह कहाँ प्रवेश कर गई, रक्त में, और रक्त में जो CO2 है वो कहाँ प्रवेश कर गई, वायु कुपिका में। इस प्रकार से विनिमय हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन कहाँ प्रवेश कर गई, रक्त में प्रवेश कर गई। यहाँ से ये रक्त वाली जो ऑक्सीजन वाला रक्त है वो यहाँ से इस नलिका के माध्यम से कहाँ तक पहुँचता है, कोशिकाओं में पहुँचता है। और यहाँ पर भी देखिए एक गैसीय विनिमय यहाँ हो रहा है और दूसरा गैसीय विनिमय यहाँ हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोशिकाओं, जब ये रक्त कहाँ पहुँचता है, ऑक्सीजन वाला कोशिकाओं के पास पहुँचता है, तो ये कोशिकाओं के पास पहुँच गया, ये रक्त केशिका हो गई। और जो ये O2 वाला रक्त आ रहा है, ठीक है, O2 वाला जो रक्त आ रहा है, ये आने वाला जो रक्त है ये ऑक्सीजन देता जाता है, किसको देता जाता है, कोशिकाओं को देता जाता है, सप्लाई करता है, ठीक है। और कोशिकाओं में फिर एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं कोशिकीय या आंतरिक श्वसन। देखिए सब एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं, आपको डिटेल से समझना है कि कोशिकाओं या अंगों व रक्त केशिकाओं के मध्य जब गैसीय विनिमय होता है तो ऑक्सीजन तो कहाँ जाती है, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में बनी हुई CO2 होती है। ध्यान रखना, हर प्रत्येक कोशिका में CO2 का निर्माण होता है, और ये CO2 कहाँ पहुंच जाती है, ये CO2 पहुंचती है रक्त के अंदर। तो जो रक्त होता है उसमें क्या, किसकी मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की, और ये वापस जाता है, ये वापस जाता है, ये देखिए यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, यहाँ से जाता है हृदय में, हृदय से फिर वापस कहाँ, फुफ्फुस तक, और फुफ्फुस में वापस वही चीज यहाँ पर आगे देखिए, तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीजन जा रही है, यहाँ तक पहुंची, और यहाँ से वापस CO2 जो, अच्छा यहाँ पर CO2 कैसे आई, कोशिकाओं में कैसे आई, तो यहाँ पर इन कोशिकाओं में देखिए मैं एक कोशिका यहाँ पर आपके बना रहा हूँ, ये एक कोशिका बना रहा हूँ, ठीक है। इस एक कोशिका के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और ऑक्सीजन प्रवेश करने के बाद में इस कोशिका के अंदर पाचन तंत्र से ये हमारा ग्लूकोज बैठा हुआ है पहले से ही, और यहाँ पर जब ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स इसके साथ में क्रिया करते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो बहुत ही मुख्य क्रिया है, बहुत ही मुख्य क्रिया है ना। होता क्या है, पहले क्रिया बता देता हूँ फिर आपको डिटेल बताऊंगा कि इस क्रिया से फिर एट लास्ट क्या बनते हैं, CO2 बनता है। CO2 के कितने अणु बनते हैं, तो 6 अणु बनते हैं CO2 के, और 6 अणु बनते हैं
H2O के, और एट लास्ट यहाँ पर ऊर्जा निकलती है ATP के रूप में, और कितनी ऊर्जा निकलती है, 38 ATP ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा जो कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है, यदि आपने पढ़ा हो डिटेल से, कोशिका में आपको पढ़ाऊंगा, और जो जिसे हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यही ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा रहती है बहुत, जब भी काम पड़ता है, जब हमें काम आती है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऊर्जा होती है वो हमें काम आती है वापस। और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का ग्रह कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, पावर प्लांट कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नाम है इसके, है ना, कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, पावर प्लांट। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज तो कहाँ से आया, पाचन तंत्र से, ये O2 कहाँ से, श्वसन तंत्र से। इस प्रकार से यहाँ पर एट लास्ट ऊर्जा बनती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। डन। चलिए इस प्रकार से वापस ये CO2 कहाँ आ गई आपके, ठीक है, ये लंग्स में आ गई, CO2 लंग्स में आ गई, और लंग्स से ये CO2 वापस कहाँ जा रही है, तो बाहर जा रही है। तो बाहर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उच्च श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके, डायग्राम से समझिएगा। ये उच्च श्वसन की प्रक्रिया, और उच्च श्वसन की प्रक्रिया में होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये डायफ्राम कैसा हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। गुंबदाकार होने के कारण फुफ्फुसों के अंदर जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर आयतन कम होने की वजह से होता क्या है, आयतन कम होने के कारण यहाँ पर वायु वापस फुफ्फुसों से कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, उच्च श्वसन। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसके साथ साथ देखते जाते हैं, यहाँ पर इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में देखिए डायफ्राम सीधा था, यहाँ पर डायफ्राम कैसा हो गया, गुंबदाकार हो गया। ये डन है आपके, गुंबदाकार हो गया। और यहाँ पर फुफ्फुसों में आयतन और दाब की बात करें, ठीक है, आयतन और दाब की बात करते हैं हम, ठीक है, ये पॉइंट से आपको ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। गुंबदाकार, यहाँ आयतन, यहाँ पर वॉल्यूम तो क्या हो गया, कम हो गया, और आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर दोनों पेशियों का संकुचन हो रहा था, और यहाँ पर दोनों पेशियों का क्या होता है, शिथिलन होता है। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। यहाँ से ये CO2 कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए यहाँ जैसे उच्च श्वसन की प्रक्रिया होती है, इन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से बाह्य श्वसन, समातन श्वासोच्छ्वास कहते हैं। होता है कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। हमने अभी दो प्रक्रियाएं देखी थी, एक श्वसन और एक श्वासोच्छ्वास। इन दोनों में क्या अंतर है, यही दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। अब इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में यदि क्वेश्चन आपसे बनता है कि इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर क्या है ना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनता है, ये भी हम देख लेते हैं। एक तो होती है श्वासोच्छ्वास, और एक होती है कौन सी क्रिया, श्वसन की क्रिया, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेस्पिरेशन। देन अब इन दोनों प्रक्रियाओं में हम अंतर देखते हैं। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का रसायन काम आया है कि देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का रसायन काम नहीं आया है। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब और दाब की जो अनियमितता है, अंतर है, उसके कारण ये प्रक्रिया हो रही है, एक भौतिक प्रक्रिया है। पर जो श्वसन है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, और रासायनिक प्रक्रिया के साथ साथ में वो जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यहाँ तक डन है ना, ठीक है। आपको बताया था मैंने जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, जो जीवों के शरीर, जो जीवों के शरीर के अंदर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उन्हें जैव रासायनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के कितने प्रकार हैं, तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के 2 प्रकार हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये 2 प्रकार से होती है ना, 2 भागों में होती है। कौन कौन से, इसके 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो अंतःश्वसन, और एक क्या कहते हैं हम, एक को कहते हैं उच्च श्वसन। डन। इसके अलावा जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, कोशिकीय श्वसन, इसे हम देखिए समझिएगा, श्वसन जो एक्चुअल टर्म है वो किससे संबंधित है, कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन से, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है श्वसन की, ये श्वसन की प्रक्रिया के 2 भाग होते हैं, है ना, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन।
इनको ध्यान से समझना है आपको, ये डिटेल से, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। वायवीय श्वसन को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और अवायवीय श्वसन को अपन क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल बताने वाला हूँ। डन, देखिएगा ध्यान से। यदि मैं बात करूं कि वायवीय श्वसन, ध्यान से समझिएगा, ये वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन जो होता है, ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे ही ये दो प्रकार से होता है श्वसन की प्रक्रिया हमारी बॉडी में। ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है, देखिए, सामान्यतः वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। और जो ऑक्सी श्वसन वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं या तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से हमें ऊर्जा मिल रही है, कितनी, 38 एटीपी। यहाँ तक डन है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को भी मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि ये दोनों प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया को डिटेल से समझते हैं। वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो होती है, और यहाँ पर कितने एटीपी मिलते हैं हमें, 38 एटीपी मिलते हैं। और यदि इसके प्रोडक्ट पूछ लिया जाए कौन कौन से बनते हैं, तो CO2 और H2O बनते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, तो CO2 और H2O का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया में, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब होती है। और ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तब वायु की अनुपस्थिति हो गई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, और यहाँ पर बहुत कम हमें एटीपी या ऊर्जा मिल पाती है, 2 एटीपी मिलती है। और यहाँ प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, तो यहाँ पर 2 मुख्य प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो CO2 बनता है, और उसके साथ साथ में या तो एथेनॉल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है जी, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एथेनॉल का सूत्र क्या हो गया आपका, एथेनॉल का सूत्र हो गया CH3CH2OH, ये तो ध्यान ही है आपको। और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला देखिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें 3 C है, यहाँ पर ये 4 संयोजकता कार्बन की पूरी हो गई, ये एक H और यहाँ OH, और इसके साथ में देखिए अम्ल तो आएगा ही आएगा, आपको पता है, इधर लगाऊं मैं, इधर लगाऊं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला मैं बनाता हूँ। C कितने हैं, 1 2 3 C हो गए। उसके बाद में H कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 H हो गए। और O कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 O है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, याद रख सकते हैं, ग्लूकोज का आधा है ना, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, और लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, C3H6O3। इस प्रकार से यहाँ पर बनते हैं। और एक और क्वेश्चन इस लैक्टिक एसिड से या एथेनॉल से बनता है कि जो हमारे अंदर मांसपेशियां होती है, ठीक है, उन मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है, मांसपेशियों में जो थकान होती है, तो हमारे मांसपेशियों में या मसल्स में जो थकान होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कंटिन्यूस ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना जरूरी होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी यदि हमारी बॉडी में उसके अकॉर्डिंग होती है, तो कई बार तुरंत जो ओनली ग्लूकोज होता है उससे ही डायरेक्ट एटीपी मिलने लग जाती है, और वहाँ लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसका मतलब लैक्टिक एसिड जो होता है एक्चुअल में हमारे अंदर थकान का कारण होता है। ठीक है, यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको तुरंत बताने वाला हूँ, जल्दी देख लीजिए फास्ट, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ आपको। अंतःश्वसन की प्रक्रिया में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि डायफ्राम के सीधा होता है, फुफ्फुसों में आयतन क्या होता है, अधिक होता है, दाब कम होता है, फ्रेनिक पेशियां व अंतरपृष्ठ पेशियों का संकुचन होता है। इसी का विपरीत है आपका उच्च श्वसन। ठीक है,
कि यहाँ पर डायफ्राम घुमताकार होता है, आयतन कम, दाब अधिक फुफ्फुसों में, ठीक है। और इन दोनों ही पेशियों में क्या होता है, शीतलन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर दोनों ही प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से बाह्य श्वसन, संवातन या फिर अपन क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और मेन जो प्रक्रिया होती है श्वसन की वो कौन सी होती है, कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन होती है। और इस प्रक्रिया में कौन सी मुख्य प्रक्रिया होती है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है ग्लूकोज का सूत्र क्या है, सबसे पहली बात तो C6H12O6। और क्या है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो CO2 और H2O बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यदि मैं बात करूं कि कितनी ऊर्जा बनती है एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद में, तो 38 ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है, यदि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए कि ATP की फुल फॉर्म क्या है, तो ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखनी है। और कितनी ऊर्जा बन रही है, अच्छा ये जो मैंने आपको श्वसन पढ़ाया है ये कौन सा है, मुख्य रूप से वायु श्वसन हमारे अंदर होता है। वायु श्वसन मतलब वायु की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको वायु श्वसन या ऑक्सीजन श्वसन भी हम कहते हैं। पर एक और अन्य श्वसन भी होता है अवायवीय, जब ऑक्सीजन की हमारे अंदर कमी हो जाती है। यदि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ एक, कि हमें उबासी क्यों आती है, ठीक है। देखिए जब भी हम भोजन करते हैं तब उबासी आती है तो, और जब भी हमारे अंदर जब थकान होती है तब उबासी आती है। उबासी का मुख्य साइंटिफिक रीजन ध्यान से समझिएगा, उबासी का साइंटिफिक रीजन होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमें उबासी आती है। ऐसी स्थिति में हमारा जो बॉडी होती है, हमारा जो मुख होता है, वो मुख गुहिका पूरा के पूरा खुल के, है ना, हम कह सकते हैं कि पूरा के पूरा मुंह खोल के ऑक्सीजन को अंदर लेना चाहती है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, वो पूरी हो सके। तो चलिए इससे संबंधित ये क्वेश्चन थे, आप देखिएगा आगे, ठीक है। और देखते हैं हम जल्दी से यहाँ पर कि वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अपन क्या कहते हैं, तो वायु श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अपन क्या कहते हैं, तो अवायु श्वसन, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि वायु श्वसन या ऑक्सी श्वसन के उत्पाद क्या क्या होते हैं, तो CO2 और H2O। क्वेश्चन आ जाए कि अवायु श्वसन के उत्पाद क्या क्या होते हैं, तो CO2 और एथेनॉल या लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है, तो लैक्टिक एसिड है या एथेनॉल है। क्वेश्चन आ जाए कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो CH3CH2OH। क्वेश्चन आ जाए लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो C3H6O3। अच्छा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर कि श्वासोच्छ्वास किस प्रकार की प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। श्वसन या कोशिकीय श्वसन, आंतरिक श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया, देखिए रासायनिक प्रक्रिया है ना, बिल्कुल, और जीवों के अंदर होती है, इसलिए जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के कितने चरण हैं, 2 चरण हैं, अंत श्वसन और उच्च श्वसन। और श्वसन की प्रक्रिया के कितने प्रकार है, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है। ये चार्टिंग मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो कंटिन्यू आप इस वीडियोस को देखते रहिए और अपने एग्जाम के लिए अधिक से अधिक अंक सुनिश्चित करते रहिए।